अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, ईरान वार अपने 28वें दिन में प्रवेश कर चुकी है। यह युद्ध खत्म होने के बजाय ये बढ़ता जा रहा है, ये खतरनाक और जोखिम होता जा रहा है। एक रीजनल वार होते होते ये मामला बड़ा गंभीर होता जा रहा है। दुनिया के समक्ष बड़ा ऊर्जा संकट उत्पन्न हो गया है और सर्वाधिक प्रभावित देशों में से एक भारत है, क्योंकि हमारी ऊर्जा ज़रूरतों का अधिकांश हिस्सा पश्चिम एशिया के इस इलाके में, जिसे मिडिल ईस्ट कहते हैं, वहाँ से आ रहा था। और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बंद होने की वजह से हमारे पास भी सप्लाई लाइन प्रभावित ही नहीं बल्कि बुरी तरह से प्रभावित है। आज भारत के प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी बैठक सभी मुख्यमंत्रियों के साथ की है। हमारे सामने जोखिम क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं और हमें इससे कैसे निपटना चाहिए, आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, अभी मैं जब डिबेट करने आ रहा था उसके थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ एक आपात बैठक की है। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई और प्रधानमंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों को वास्तविक स्थिति जो एनर्जी सप्लाई चेन है उसके बारे में ब्रीफिंग दी। बताया कि इस चुनौती से कैसे निपटा जा सकता है, राज्य स्तर पर क्या प्रयास होने चाहिए, प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए। बहनों भाइयों, आप इस मसले की गंभीरता का अंदाजा केवल इस बात से लगा लीजिए कि सभी मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री कब बैठक करते हैं। बैठक तभी करते हैं जब हालात गंभीर होते हैं। इसका मतलब कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन जो एनर्जी की बाधित हुई है, इसने देश के सामने एक विषम चुनौतियां खड़ी की हैं। इसके पहले प्राइम मिनिस्टर साफ साफ कह चुके हैं कि कोरोना महामारी जैसे हालात उत्पन्न हो सकते हैं। तो कुछ बातें बिना कहे समझ लिया करिए आप लोग कि हालात कितने विकट हैं। हर बात कही नहीं जाती और जिन पर देश चलाने की जिम्मेदारी होती है उनको बहुत सोच समझकर कुछ भी कहना होता है। तो इतना इशारा पर्याप्त है इस देश के लिए कि हालात क्या हैं। आप देख रहे होंगे कि पिछले 2-3 दिनों से पेट्रोल और डीजल को लेकर देश भर में और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में गजब की अफरा तफरी मची हुई है। हालात ऐसे हैं कि लोग रात रात भर पेट्रोल पंप घेरे हुए हैं। खबरें इस तरह की मिलती हैं कि लोग बेचैन परेशान हो जाते हैं। किल्लत और घबराहट और पैनिक बाइंग शुरू हो जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि शॉर्टेज है। यस, हम अपनी ऊर्जा के जितने भी माध्यम हैं उनकी जरूरत का 85% बाहर से मंगवाते हैं। और जहां तक गैस की, कुकिंग गैस या ज्वलनशील गैस की बात है, इस पर हमारी निर्भरता तकरीबन 62 से 63% है बाहर पे। तो जब सप्लाई चेन ही टूटी हुई है, आ ही नहीं रहे जहाज, 28 फरवरी से शुरू हुई है जंग, आज 27 मार्च पे है, हम सिर्फ 4 जहाज किसी तरह ला पाए, जबकि भारत को आवश्यकता तकरीबन 1.5 से 2 जहाज पर डे की है जो हमारी जरूरतें हैं। लेकिन जब सप्लाई ही नहीं आ पा रही तो कैसे होगा। क्रूड ऑयल का संकट उतना बड़ा हमारे देश में नहीं है। क्रूड ऑयल ओपन मार्केट में भी मिल रहा है, हम उसे भी परचेज कर रहे हैं। हमारी सप्लाई पश्चिम एशिया के अलावा जो दूसरे मुल्कों पे थी वो भी ले रहे हैं। गैस खुले बाजार में नहीं बिकती, लेकिन क्रूड ऑयल खुले बाजार में भी बिकता है। उसका अरेंजमेंट करना कठिन तो है, लेकिन गैस जितना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, इसलिए पैनिक बाइंग की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, आप एक बार टंकी फुल करा लोगे, चलो, क्या वो जिंदगी भर चलेगा? कब तक चलेगा? 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, बहुत राशनिंग करके 10 दिन चला लोगे। उसके बाद क्या करोगे? जब ये आपको पता है कि इस देश में परेशानी है, आप सरकार के नीतियों की आलोचना कर सकते हैं, सरकार के रुख की आलोचना हो सकती है, सरकार ने जो नीति स्टैंड लिया उसकी आलोचना हो सकती है, लेकिन जो संकट हमारे समक्ष विद्यमान है, हमें उस संकट से कैसे निपटना है, पहली चुनौती ये है। हमें ईरान के साथ खड़े होना था, उनके साथ बैठना था, किनके साथ हाथ उठाना था, इस विषय पर विस्तृत चर्चा हो सकती है। इस पर अलग अलग विचार भी हैं और सभी विचारों का यहाँ स्वागत। लेकिन जो संकट है वो बड़ा है। हमें इस संकट में बहुत संयम की आवश्यकता है। सरकार की नीतियों की खूब आलोचना होनी चाहिए, वो बिल्कुल होनी चाहिए। डेमोक्रेसी में सरकार के नीतियों की इस प्रकार से मीमांसा होना भी आवश्यक है, सही और गलत के निर्णयों पर भी।
लेकिन बहनों भाइयों, जहां 140 करोड़ का मुल्क है, हम एक उपभोक्ता देश है, हम एक कंज्यूमर स्टेट हैं। हमारी ऊर्जा की जरूरतें दूसरे देशों के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ी और व्यापक हैं। तो ईरान में क्या हो रहा है, ये हमारे लिए सेकेंडरी है, बजाय इस बात के कि हमारी ऊर्जा जरूरतें समय से पूरी होती रहें। भारत सरकार इसके लिए क्या एफर्ट कर रही है? गैस लाने के लिए, क्रूड ऑयल्स के लिए सरकार के क्या एफर्ट है? बहनों भाइयों, 28 फरवरी से आज 27 मार्च तक सरकार ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि अगर पश्चिम एशिया की सप्लाई लाइन कटी है तो हम बाकी किस मुल्क से या किस इलाके से गैस और क्रूड ऑयल अतिरिक्त ला रहे हैं देश के लिए। देश एक ठोस आश्वासन चाहता है, देश एक एविडेंस बेस्ड सरकार से स्टेटमेंट चाहता है। देश चाहता है कि क्रूड ऑयल आ रहा है तो हमें बताया जाए। और बहनों भाइयों, तकनीक के इस दौर में सबको सब कुछ पता है, सूचनाओं का प्रवाह है। कौन सी शिप कहां से चल रही है लोगों को पता है, कौन से जहाज कहां से उड़ रहे हैं लोगों को पता है, किसका किसके साथ एग्रीमेंट हो रहा है लोगों को हकीकत पता है। सरकार से लोग चाहते हैं एक स्पष्टीकरण आए, ताकि ये जो पैनिक बाइंग पीछे से हो रही है ना, ये कम हो। सरकार की बात पर लोगों में एतबार की कमी है। कारण क्या है कि लंबी लंबी लाइनें, तरह तरह की स्टेटमेंट्स। अब इस पर राजनीति है तो राजनीति तो कहां नहीं होती, हर जगह होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि जवाबदेही सुनिश्चित हो। लेकिन एक बात मानना पड़ेगा कि इतनी क्राइसिस के बावजूद इस सरकार ने पेट्रोल और डीजल के कीमतें नहीं बढ़ाई हैं, वो अभी स्थिर हैं। आज एक्साइज ड्यूटी बड़े पैमाने पर कटी है, जिससे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को उनके घाटा जो हो रहा था उसको पूरा करें। लेकिन बहनों भाइयों, इस देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनीज बड़ी ताकतवर, बड़ी लॉबिस्ट और बहुत अमीर हैं। उनके हिस्से से अगर कुछ मुनाफा कट भी जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं आपदा आने वाली। लेकिन हाँ, लोग इस बात की उम्मीद कर रहे थे, जब इतनी एक्साइज ड्यूटी कटी है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के अकाउंट फुल हैं डॉलरों से, तो कुछ इमदाद जनता को भी दे दो, इनको भी कुछ राहत दे दो। तो आज चर्चा हम इसी विषय की करने वाले हैं कि सरकार के सामने चुनौतियां क्या हैं, जोखिम क्या इस वक्त दुनिया भर में है, ईरान के राष्ट्रपति का दिन भर आने वाले बयान और अमेरिका और ईरान का उस पर खंडन। स्थिति गंभीर है। तो आप कुछ बयान सुने, फिर आज की डिबेट। किसी पेट्रोल पंप पे चले जाएं, किसी गैस एजेंसी पे चले जाएं, बड़े पैमाने पे लोग खड़े इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग रात भर रुक रहे हैं या रात भर इंतजार कर रहे हैं कि कैसे गाड़ी में पेट्रोल मिल जाए, डीजल मिल जाए। और फिर जब देश के प्रधानमंत्री जी ने हाउस में ये कहा कि कोरोना जैसी परिस्थिति आ सकती है, और फिर उनके जितने नीचे नेता हैं सब झूठ बोल रहे हैं। मोदी जी के न्यू इंडिया में हर चीज के लिए लाइन है। पेट्रोल और डीजल के लिए लाइन है, गैस सिलेंडर के लिए लाइन है, खाद के लिए लाइन है, आधार के लिए लाइन है, नोट बदलवाने के लिए लाइन है, अपना पैसा बैंक से निकालने के लिए लाइन है, अंतिम संस्कार के लिए लाइन है, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लाइन है, कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए लाइन है, राशन के लिए लाइन है, पानी के लिए लाइन है, वोट जुड़वाने के लिए लाइन है। जहां देखो जिधर देखो लाइन ही लाइन है। हमारे आम भारतीय लोगों को अपने जिंदगी में तकलीफ ना हो, इसका सोच प्रधानमंत्री जी ने आज दिखाया है। नहीं तो आप भी, आम आदमी भी समझ सकते हैं, हमारे देश में गैस और ऑयल कितने कम प्रोडक्शन होते हैं और हम बाहर से निर्भर रखते हैं। तो अनिला सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, जाने माने पत्रकार विनय राय जी भी हमारे साथ हैं, डॉक्टर उमा शंकर पांडे कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, आसिम वकार एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता, डॉक्टर आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। अनिला जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आज तकरीबन 1 महीने का वक्त हो गया है, भारत सरकार एविडेंस बेस्ड अभी तक इस देश की जनता को भरोसा नहीं दिला पाई कि आने वाले वक्त में अगर ईरान का युद्ध जारी भी रहेगा तो गैस और तेल कहां से आएगा। मेरी सभी को राम राम। आपको, आप मेरे को पैनलिस्ट को और आपके सभी दर्शकों को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। देखिए, जैसे भगवान पुरुषोत्तम श्री राम, थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है। और हाँ, मैं ठीक कराता हूँ, आप कंटिन्यू करें जी।
तो वो उन्होंने हमेशा हमें बताया कि किस प्रकार से धर्म पर चलना है। उसका उदाहरण हम देख रहे हैं कि जो हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री जी हैं वो अपना धर्म निभा रहे हैं। पहले भी ऑल पार्टी मीटिंग करी थी और आज भी सारे मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करके उन्होंने बताया भी है। और वैसे टाइम टू टाइम जो है मिनिस्टर्स के द्वारा या फिर मिनिस्ट्रीज के द्वारा लोगों को बताया जा रहा है, कन्वे किया जा रहा है कि अग्नि परीक्षा से ना केवल भारत गुजर रहा है पर पूरा विश्व गुजर रहा है। ये जो युद्ध हो रहा है इससे ये तो है नहीं कि केवल यूएसए इन्वॉल्व है या इजराइल इन्वॉल्व है या ईरान इन्वॉल्व है, पूरा विश्व एक तरीके से इन्वॉल्व है। पर यहाँ पर कहते हैं ना $1,000,000 क्वेश्चन ये है कि क्या राष्ट्र की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस परिस्थिति को संभाल पा रही है? स्थिति में कुछ ठहराव है या ये बदतर हो रही है? तो मैं ये कहना चाहूंगी जैसा कि आपने कहा कि हमारा कंज्यूमर कंट्री है, सबसे बड़ी आबादी वाला हमारा देश है, उसके बावजूद भी आज जो है इतने चौथे हफ्ते में युद्ध जा रहा है, उसके बावजूद हमारे देश में आप देखिए कि हम सस्टेन कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं लंबी लंबी लाइन लग रही है, पूरी रात रुकना पड़ रहा है। मैं नोएडा में रहती हूँ, मैं तो इस तरीके की कोई स्थिति नहीं देखी, या मेरे जानने वाले जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं उन्होंने तो इस प्रकार की कोई परिस्थिति मुझे नहीं बताई। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे राजनीति नहीं करनी चाहिए, राजनीति को अपनाओ ना। ये अच्छा, तो वाकई ये में जो एक लोग emergency लाइनें लगे हुए situation है। वीडियोस शहर शहर से, जिलों से, गांव जयश्री, से मेरा आए हैं, ऑडियो ठीक करा दें आप। ये शौकिया लोग खड़े हुए हैं पेट्रोल पंपों पे। आपको ठीक है, मैं दोहराना आपको पड़ेगा। वापस कनेक्ट करूंगा। मैं डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उनको कनेक्ट करता हूं। जब मैडम का ऑडियो ठीक किया जाए उसके बाद उन्हें कनेक्ट करेंगे। आशुतोष जी, आपका स्वागत। कहीं कोई किल्लत नहीं, कहीं कोई कमी नहीं, इफराद पेट्रोल और डीजल गैस सब है। ये कहाँ लाइनें आपने देख ली? ऐसा बीजेपी क्लेम कर रही है। धन्यवाद विजय जी। हाँ, मैं बिल्कुल अनिला जी से कहता हूँ कि कृपया महोदया एक बार अपने फ्लैट से, अपने घर से बाहर जाइए और 100 कदम तक पेट्रोल पंप पर पैदल चल के देखिए। आपको एहसास हो जाएगा कि कोई ऐसा पेट्रोल पंप नहीं है जहाँ लाइनें ना लगी हों, जहाँ लोग परेशान न खड़े हों। अफसोस ये है कि भारतीय जनता पार्टी 10 साल में डिसीजन की जगह डिनाइल पे खड़ी है। हमें वॉर से परेशानी नहीं है, लेकिन जब सरकार में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो डिनाइल पे खड़े होते हैं तो दुख भी लगता है और शर्म भी आती है, जो कह रहे हैं ऐसी कोई लाइन नहीं। अभी भारत समाचार पर ही रिपोर्ट चल रही थी। देश का कोई चैनल ऐसा नहीं जो इस रिपोर्टों को दिखा रहा हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बड़े साफ गोई से बोल रही हैं कि ऐसी तो कोई खबर ही नहीं है। इससे ज़्यादा डिनाइल क्या होगा? विजय जी, गजब की बात है। अब आते हैं जो सरकार कर रही है। सरकार ने आज एक्साइज ड्यूटी पे डीजल पे 0 कर दिया है कि 10 से 0 और पेट्रोल पे 3 से 3% है। लेकिन क्या इसका फ़ायदा आम जनता को मिलने वाला है? नहीं। 1 रुपये भी किसी आम जनता के लिए पेट्रोल डीजल में कम नहीं होने जा रहा है। असल में हुआ क्या है कि ये एडिशनल एक्साइज ड्यूटी है जिसको गवर्नमेंट ने बंद किया है। ये एक छोटा सा पेंच है जो पिछले 11 सालों में 15-16 बार एडिशनल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है, ये उसमें कम किया गया है। क्योंकि जो एक्साइज ड्यूटी है उसको तो केंद्र सरकार को स्टेट सरकार से बांटना पड़ता है, एडिशनल ड्यूटी में नहीं काटना पड़ता है। तो इसलिए सरकार जो है बहुत चालाकी से एडिशनल एक्साइज ड्यूटी कम कर रही है और तेल कंपनियों को इससे लाभ मिलेगा, उनको फायदा मिलेगा। आम आदमी की तकलीफें बढ़ती जा रही हैं। गैस पहले 21 दिन थी, फिर 25 हो गई, फिर 35। ग्रामीण क्षेत्र में आप चले जाएं डॉक्टर साहब तो 45 दिन है। और कल तो मेरे एक दोस्त बता रहे थे, वो रहते लखनऊ में हैं, लेकिन उनका है तो गांव, लेकिन वो रूरल नहीं, उस शहर में गिना जा रहा है। तो बेचारे 45 दिन उनको वेट करना पड़ रहा है। विजय जी, उससे और खतरनाक दूसरा रास्ता और भी है। 2 चीज़ें जो हम लोगों के संज्ञान में आ रही है कि हॉस्टल्स में रहने वाले और बैचलर्स और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों से, लखनऊ आसपास लोगों में, वो छोटे छोटे सिलेंडर 4 किलो 5 किलो वाला, उसकी रिफिलिंग बंद हो चुकी है। ट्रू। नहीं, आज मैंने देखा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के भी अधिकांश हॉस्टल खाली हो गए, खाने पीने की परेशानी हो रही। आज ही इनफैक्ट हम लोग एक रिपोर्ट दिखा रहे थे जी। और जो बिल्कुल ठीक है,
जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं और जो और मैनेजमेंट कॉलेज है, वहाँ की मेसों में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि सारी मेस जोड़ के एक मेस बनाई जाए। सब जगह गैस से काम नहीं हो पा रहा है। लेकिन बड़ा अफसोस लगता है कि सरकार में बहुत शुक्रिया डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी, कृपया हमारे साथ सर बने रहिएगा। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर उमाशंकर पांडे, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद हैं। पांडे जी, अब भाई पूरे पश्चिम एशिया की एनर्जी सप्लाई चेन जो है कटी हुई है, भारत सरकार क्या करे? कोई ऐसा तो नहीं कि हजरतगंज में मिल रही है, सेक्टर 16 में मिल रही है या कवि नगर में मिल रही है, सरकार नहीं ला रही है। अब नहीं मिल रही तो नहीं मिल रही, कहाँ से दें लाके? बिल्कुल सही बात है। ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी तो नहीं मिल रही थी, लोग मरते रहे, घाट भर गए। प्रधानमंत्री का क्या काम है? कुछ भी नहीं, केवल भाषण देना, हा हा ही खी खी क्या करना, ये विदेश नीति है। तो प्रधानमंत्री वही कर रहे हैं और देश ने चुना है, ठीक है, अच्छा कर रहे हैं। जो करना था ब्रजेश जी वो पहले करना था। एक तो मैं पिछले डिबेट में कह रहा था, अभी क्या किया जो पहले करना था? जो पहले उनको करना था, एक तो एसपीआर रिजर्व बढ़ाना था। खुद उनके सरकार के पेट्रोलियम की संसदीय कमेटी की रिपोर्ट थी कि आप पेट्रोलियम रिजर्व एसपीआर बढ़ाइए, इन्होंने नहीं बढ़ाया। जब रसिया भारत को सस्ते में तेल दे रहा था तब उनको वो सस्ते में तेल लेना था। चाइना वो तेल लेता रहा। आज चाइना में क्राइसिस नहीं है, हिंदुस्तान में क्राइसिस है, दोनों पड़ोसी देश है। चाइना में क्राइसिस क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ का जो राष्ट्रपति है वो भारत का प्रधानमंत्री नहीं है, ये अंतर है। तो ये पेट्रोलियम रिजर्व रखना चाहिए था और अमेरिका की डांट के आगे झुककर तेल खरीदना रसिया से बंद नहीं करना था, ये पहले करना था। अब वो बाजी तो निकल गई। अब क्या करना है? अब प्रधानमंत्री जी को आना चाहिए था, जो 23 दिन बाद आए पार्लियामेंट में, वो पहले आकर वो बताते कि ये सिचुएशन आना चाहिए था। एलओपी ने, राहुल गांधी जी ने कहा था कि ये क्राइसिस आने वाली है, प्राइस बढ़ेंगी। और अभी उन्होंने एक बात और कही थी, आगे चल के वो भी सच साबित होगा कि जैसे ही ये राज्यों के चुनाव खत्म होंगे, तेजी से तेल, डीजल, पेट्रोल के दाम, गैस के दाम बढ़ेंगे। तो प्रधानमंत्री जी की जो विदेश नीति वार है, सिचुएशन है, इसमें भारत क्या करे? देखो, पहले यहाँ करना राजनीति था करो, आलोचना। मैंने डिबेट में प्रारंभिक ही कहा, सरकार की नीतियों की सख्त आलोचना होनी चाहिए। मैं इस बात का समर्थक हूं, जी ठीक, लेकिन ये तो राष्ट्रीय संकट है, इसमें करोगे क्या? ये संकट, कोई ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी वाले अपने गोडाउन में छिपा के रखे हैं, आपको नहीं दे रहे हैं। ब्रजेश जी, मैं तो कह रहा हूं ये संकट युद्ध के कारण नहीं है, ये मोदी मेड संकट है। मैं तो फिर कह रहा हूं, चाइना में संकट क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने रणनीति बना के रखी, वो अमेरिका से झुके नहीं। अच्छा एक बात बताइए, डिनायल मोड में जो आशुतोष जी कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे, ये सरकार हमेशा डिनायल मोड में रहती है, इसलिए ट्रस्ट डेफिसिट है। इसलिए अगर ये लाइनें पैनिक लाइन लग रही है तो क्योंकि सरकार ने कोरोना में, ऑक्सीजन की लाइन में, नोटबंदी में अपना ट्रस्ट खो दिया है, इसलिए लाइन लग रही। अभी फिर पार्लियामेंट में कहा गया, आरटीआई में आया कि सरकार के पास केवल 9.5 दिन का एसपीआर है। आप इसकी जो क्लैरिफिकेशन आ गया कि 60-70 दिन का। अब क्या करना था प्रधानमंत्री को? आपने कहा उनका सीरियसनेस, आपने कहा प्रधानमंत्री जी बहुत सीरियस हैं। मुख्यमंत्रियों के साथ अगर बैठक हो रही है, हाँ, तो ये गंभीरता मानी जाएगी। सर्वदलीय बैठक में क्यों नहीं आए प्रधानमंत्री जी? इसी क्राइसिस पर ही तो बुलाई गई थी। विपक्ष के सारे नेता जुटे थे ना, और उन्होंने आपको समर्थन दिया। ऑपरेशन सिंदूर में विपक्ष के सारे नेताओं ने सर्वदलीय बैठक में आपको खुले दिल से समर्थन दिया। इस क्राइसिस पर भी जब सर्वदलीय बैठक आपने बुलाई थी, सारे नेता गए, आपको समर्थन दिया। आप क्यों नहीं आए बैठक में? किससे? थैंक यू पांडे जी, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। विनय राय जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने ख्याति लब्ध पत्रकार हैं। विनय जी, ये संकट कितना बड़ा है? दूसरा, क्या वाकई में लोग सिर्फ ऐसे ही लाइन लगाए हुए हैं या संकट ये गहराता जा रहा है? भारत सरकार क्या गंभीर एफर्ट कर रही है या सिर्फ बैठक, बयान और राशनिंग के सहारे ही इतने बड़े संकट को हैंडल किया जा रहा है? देखिए, संकट तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई इस बात से इंकार कर दे कि संकट ही नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ऑयल रिजर्व हो या गैस रिजर्व हो, रखने के लिए कोई स्टोरेज होता है ना। मान लीजिए आपने गैस कनेक्शन लिया है तो आपको 2 सिलेंडर आपके पास है, आप 4 सिलेंडर कहां से लाएंगे? उसी तरीके से देश के पास भी जो गैस स्टोरेज या ऑयल स्टोरेज करने की जो क्षमता है, उसमें वृद्धि करनी थी। जितना था, अब इस पर तो चर्चा हो सकती है कि क्या युद्ध के समय क्या स्टोरेज खाली करके रखे गए थे? वो तो भरे हुए रहे होंगे ना। इस पर लगातार इस बात की डिबेट हो रही है कि किस तरीके से उसको हम फुलफिल करें।
और ये सच्चाई है कि अभी इनको कम से कम SPR के गैस बारे को में लेकर जानकारी के मैं डेढ़ बोलना दो नहीं साल चाहता, से मुझे बीच में दस- नहीं। इनको फिर आप सर SPR संयम रिपोर्ट रखें के बारे में और सर आप संसदीय संयम कमेटी रखें की और रिपोर्ट के डिबेट बारे के में पहले बिल्कुल राउंड में जानकारी मैं नहीं। किसी को अलाउ नहीं हाँ, करता, बिल्कुल मैं बोलना कोई नहीं किसी चाहता, को मैं आपका इंटरप्ट रूल करे। नहीं तोड़ना आप चाहता, लेकिन नोट इनको करके रखें, जानकारी नहीं नियम है। ना तोड़ें। संसदीय कमेटी आप ने क्या बहुत बड़े रिपोर्ट दी थी, जानकार होंगे, आप इनको जानकारी नहीं है। नहीं मैं डिबेट रोक दूं, आप बोल लो। नहीं बस ठीक है, मैं अनुशासन मुझे न कहना तोड़ो था- पांडे जी, उनकी बस इच्छा को बोलने दीजिए। नहीं नहीं मैं नहीं बोलने दूंगा सर, मैं अपने नियम नहीं तोड़ना चाहता, आप बोलें सर। सुनिए विजय जी, सबसे बड़ी और चीज मैं है, घंघोर अगर आपको आपत्ति पुराने करता हूं, दिन पांडे याद जी ने होंगे, बीच में टोका क्योंकि टाकी ये की। युद्ध का संकट है। युद्ध के समय में जैसे आपने कहा कि पर डे जहां पर 1 या 2 हमको जहाज की आवश्यकता है, वहां पे अब 4 जहाज अभी तक आए हैं, तो इससे कोई भी व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता संकट नहीं है। लेकिन आपके ही हम फुटेज में देख रहे हैं, अब कोई गैस डब्बे लेकर के, कोई ड्रम लेके तेल भराने निकला, क्योंकि उसके भी मन में डर है कि अगर मान लीजिए हम दुकान चलाते हैं, हम जनरेटर चलाते हैं, हम ट्रैक्टर खेती करते हैं, तो कोई तेल सर चाहिए। ये भरोसे की सरकार को कमी एक है, स्पष्ट लाइन सरकार देनी चाहिए। लोगों को भरोसा नहीं दे पा रही विनय जी। वही मैं कह रहा हूं, सरकार को खुलकर सामने आना चाहिए। अगर संकट है, जैसे तो उसको स्वीकार उमा करिए। शंकर पांडे को मेरे ऊपर भरोसा था, मैंने उनको मना किया, चुप हो गई। अगर मेरे वही पे कह रहा हूं, भरोसा ये नहीं काम होता सरकार का तो अभी ये लड़ रहे होते आपसे। नहीं, पांडे जी ने एक बात कही, आल पार्टी आपने बुलाई, तो आल पार्टी में आपको आना चाहिए। वही पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे, कुछ कड़वा सुनाते, कुछ अच्छा सुनाते, आप उनको अपना भरोसा जीतने की कोशिश करते। लेकिन अगर आप उसमें गोल मटोल करेंगे तो संकट खड़ा होगा। मेरा स्पष्ट मत है कि कोई गैस बुकिंग कर रहा है, उसको नंबर भी मिल जा रहा है, फिर भी 20-20 दिन तक उसको सिलेंडर नहीं मिल रहा है, और फिर भी अगर गवर्नमेंट एक है, सब कुछ अच्छा है, तो इस बात से मैं इंकार करता हूं। संकट है, जमीन पर संकट दिख रहा है। अब सबसे बड़ी चीज है सरकार को ईमानदारी के साथ उसको एड्रेस करने की। आप स्वीकार कर लीजिए कि हाँ ये कमी है। अगर नहीं मानेंगे तो ये गुमराह करने की बात होगी, आदमी कंफ्यूजन में रहेगा, सोचेगा कहीं समस्या है, कहीं समस्या नहीं है। लेकिन हर जगह पर हर व्यक्ति इस समय समस्या से जूझ रहा है, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो। नहीं मैं कहता हूं जिन पेट्रोल पंपों पे सर लाइन लगी है ना, अगर आपके पास है ये पर्याप्त, वहां लिखवा दीजिए कि यहाँ पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल डीजल है, जितनी गाड़ी लाओगे, जितना भराना चाहो लेके आ जाओ। अभी आप देखिए 1 घंटे में सब लाइन खत्म, कोई नहीं खरीदने वाला सर। विजय जी, जब टंकी में तेल रहेगा तब तो लिखवा देंगे। मालूम चले 10 गाड़ियां पहुंच गई, टंकी खाली हो गई, तब क्या होगा? और उसके बाद लिख दो, ड्राई हो खत्म हो जाएगी, तब गया क्या होगा? क्या? जब सवाल नहीं ये है तो ना, नहीं होगा, लिख दो। देखिए आप होम डिलीवरी करते हैं सिलेंडर की, तो लाइन क्यों लग रही है? आप सीधे ऑनलाइन बुक करिए, गैस सिलेंडर घर पहुंच जाएगा, कहीं एजेंसी पे लाइन लगने की जरूरत नहीं आएगी। लेकिन सवाल इस समय जो ये है कि जो दिख रहा है उसको स्वीकार करना सीखे सरकार, तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा। प्रशासन को भी इस समय खुलकर सड़क पर होना चाहिए। जहां जहां इस तरह की समस्याएं आ रही हैं उसको एड्रेस करने की जरूरत है। प्रशासन के अधिकारियों को भी कमरे में बैठने की जरूरत नहीं है, वो सामने आए, ईमानदारी से अपनी बात बताएं। अगर मान लीजिए किसी जिले में 10 ट्रक एलपीजी की जरूरत है और 4 ही ट्रक आ रही है, अरे तो 6 कैसे ट्रक का बाहर आ शॉर्टेज जाएं है ना, अधिकारी जी, ये कौन बाहर आ बताएगा? जाएं। आपको लगता है आज आपने खबर नहीं देखी? अभी तक तो विधायक शिकायत कर रहे थे कि अधिकारी जी मिल नहीं रहे हैं, आज तो मंत्री जी शिकायत कर रहे हैं कि अधिकारी जी उनके कार्यक्रम में नहीं आ रहे हैं। आपको पता है कन्नौज वाला मामला है? आज आप कह रहे हैं डीएम का धाम पत्र आदमी जारी नहीं- हुआ है। अरे डीएम राजा होता है, आपको अभी पता नहीं है। तो राजा होता है तो राजा को रंग बनते देर कितना लगता है सर? अगर राजा है तो राजा रहे, लेकिन राजा को रंग बनते समय नहीं लगता। ये भरोसे का संकट खड़ा अगर हो गया तो बार बार जनता अपनी अग्नि परीक्षा नहीं देगी। अगर आप पर जनता का एतबार है तो जनता ये चाहती है कि Thank you, जिसके sir. ऊपर उसने भरोसा किया वो खुलकर सामने आए, वस्तु स्थिति से अवगत कराए। इस देश में लोग तो एक टाइम खाना खा के रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था ना कि गेहूं अगर नहीं आता अमेरिका से तब नहीं, हम बिना खाए ना खाए रह जाएंगे, हम गेहूं नहीं खाएंगे। आप ईमानदारी से बताओ तो देश को कि क्या समस्या है। ये जी। सबको पता युद्ध चल कुछ रहा है, युद्ध में बातें आपका कोई इशारों रोल में नहीं है। समझ जाया करो सर, अब इतना खुल के तो कहा है। नहीं, खुल के कहा है तो ये भी तो कह रहे हैं संकट नहीं है, थैंक यू सर, तो बताओ बहुत तो संकट शुक्रिया। है। मैं इसको बोलने में क्या दिक्कत है? जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आसिम वकार जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं। वकार साहब, स्वागत है आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये संकट ईरान के युद्ध का लगातार बढ़ता जा रहा है, और मैं देख रहा हूं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रोज़ ट्वीट करते हैं कि ईरान गिड़गिड़ा रहा है, भीख मांग रहा है, सरेंडर करना चाहता है, वहाँ की नेवी ख़त्म हो गई, एयरफोर्स ख़त्म हो गई, उनका सब कुछ ख़त्म हो गया है। लेकिन फिर भी ये डील हो नहीं पा रही है, तेल गैस निकल नहीं पा रहा है, और इम्पैक्ट देखिए आम आदमी तक जा रहा है। सर सबसे पहली बात तो ये युद्ध का संकट नहीं है, आप लोग को लग रहा है, ये संकट है भारत में कूटनीति का। जिन लोगों को नीति नहीं आती है बनाना, वो संकट पैदा करते हैं। दूसरी बात, जितना भी पेट्रोल गैस डीजल मिल रहा है, इसमें मोदी जी का कोई योगदान नहीं है।
ये जो हम लोग पेट्रोल डीजल गैस अभी जो ले रहे हैं, जो भी आ रहा है, इसमें बीजेपी वाले अपने सुरखरू कर रहे हैं। दरअसल ये एहसान मानना चाहिए ईरान के नेताओं का, ईरान की संसद का, ईरान के लोगों का, कि वो हमारे साथ हैं। उस तब भी हमारे साथ हैं जब हम ट्रंप के साथ हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ट्रंप के दोस्त हैं और हमारे सागर में अमेरिका ने ईरान का जहाज डुबो दिया, और उसके बाद भी अगर वो हमको हमारे जहाज रिलीज कर रहे हैं, हमको दे रहे हैं, गैस लाने दे रहे हैं, पेट्रोल लाने दे रहे हैं, डीजल लाने दे रहे हैं, तो सर ये इसमें मोदी जी का योगदान नहीं है। ईरान के लोग जो नेता हैं उन्होंने कहा कि भारत के लोग हमारे साथ थे। ये सर हमारे लिए बहुत सोचने वाली बात है कि एक देश कह रहा है कि देश की जनता ने हमारा साथ दिया है, इसलिए हम इनके साथ हैं। ये तो नकार दिया उन्होंने कि मोदी जी या बीजेपी सरकार या अमित शाह, उन्होंने नाम ही नहीं लिया। और वो लोग जो युद्ध शुरू होने के बाद खामनेई साहब के बारे में टिप्पणियां लिख रहे थे निगेटिव, और जो अपना पिता बता रहे थे बेंजामिन नेतन्याहू को और फादरलैंड बता रहे थे, आज मैं आपसे बता रहा हूं, जाके देखिए वो सब सोशल मीडिया से गए भैंस वक्त, सब एक एक करके गायब हो गए। अभी इसी देश में जब युद्ध शुरू हुआ तो सब खामनेई साहब को न जाने क्या क्या कह रहे थे। सऊदी अरब ने खुलकर कहा है अमेरिका से कि ईरान को ठीक करो, हम आपका साथ देंगे, अगर ग्राउंड पर आर्मी की जरूरत है तो हम भी चढ़ाई करेंगे ईरान पे। आपने सुना नहीं मोहम्मद बिन सलमान के लोगों का स्टेटमेंट? आज तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट भी कर दी। आप सऊदी अरब में रहते हैं? न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट नहीं, आपके नेता, आपके प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान हैं। पहले बताइए आप। आपके नेता बेंजामिन नेतन्याहू हैं, आपके नेता ट्रंप हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर हिम्मत है तो एक काम कर लीजिए, आप मोदी जी युद्ध से, बढ़ेगा। नहीं, मोदी जी से यही बात कहला दीजिए जो मोहम्मद बिन सलमान कह रहे हैं। मोदी जी सबसे पहले गैस आपकी बंद कर देंगे, सबसे पहले मोदी जी आप ही की गैस बंद करेंगे, फिर अगर आपने उल्टी सीधी बातें की तो। वो बेचारे परेशान हैं देश के लिए। उनको, मोदी जी को तो देश के उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने हर हालात में ईरान का साथ दिया। पर ईरान के खिलाफ अमेरिका बहुत निर्णायक कार्रवाई सर ईरान ने, और मोहम्मद बिन सलमान, एक साहब ने मुझसे एक सवाल बहुत तगड़ी कार्रवाई होने वाली है। एक साहब ने मुझसे एक सवाल पूछ लिया कि अगर आप ईरान के नेता होते तो आप शर्तें क्या रखते? हमने कहा 5 में एक शर्त और बढ़ा देते हम। अगर हम ईरान में नेता होते, ईरानी नेता होते, तो अभी तो हम हिंदुस्तान में हैं, तो कह लेंगे आप कौन सी शर्त बढ़ा देते? हमने जो 5 रखी ईरान ने, उसमें जो एक शर्त है बहुत बढ़िया वाली, तावाने जंग, यानी युद्ध का खर्चा दो हमें, और एक शर्त छठी और लिख देते कि अमेरिका और इजराइल नेतन्याहू को और ट्रंप को जिंदा या मुर्दा हमारे हवाले करे अगर हम ईरान में नेता होते। सर जंग मर्दों का काम है। अपनी देश के लिए वही लोग जान दे सकते हैं जो देश से प्यार करते हैं, और जो लोग देश के खिलाफ जाके दुश्मनों से मिल जाते हैं वो दोगले कहलाते हैं। पहले भी दोगले थे, आज भी दोगले और आगे भी दोगले कहलाएंगे। अगर हमारे देश पर अब तो बस कुछ ही दिन में देखिए स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पे अमेरिका का कब्जा होगा। तो मैं तो कह रहा हूं कि आप ईरान का साथ दीजिए। ये युद्ध भारत का थोड़ी है, हमसे क्या मतलब है? हमें तो सिर्फ एनर्जी चाहिए वहां से। एनर्जी चाहिए तो आप खुश क्यों हैं इतना? आप ईरान के खिलाफ क्यों हैं? आप ईरान के साथ क्यों हैं? ईरान हमारी नाक है, हमारी शान है, हमारा सर का ताज है। कब से? भाई हमेशा से। मोदी जी ने कहा कि हमारा रिश्ता ईरान से इतिहास से भी पुराना है। कब कहा? अब आपको पता ही नहीं सर। मोदी जी को पता है, उनसे पूछ लीजिएगा। मोदी जी ने कहा कि ईरान से हमारा रिश्ता इतिहास से भी ज्यादा पुराना है। अब मोदी जी बताएं। मोदी जी तो बेचारे बोल नहीं पा रहे हैं, और एक अल्फाज बोल के जाऊंगा, अगर मोदी जी आप ट्रंप से दब गए हैं, या आपकी कोई कोर या कोई मसला ऐसा है जो ट्रंप जानते हैं, जिसकी वजह से ट्रंप ने यह कहा कि मोदी जी का मैं पॉलिटिकल कैरियर एक झटके में खत्म कर दूंगा, अगर ऐसा कोई मसला है तो देश को खतरे में मत डालिए, बिल्कुल खतरे में मत डालिए। आप इस्तीफा दे दीजिए कि ये देश अमेरिका से लड़ ले। अरे हम क्यों लड़ने भाई? हमारी लड़ाई थोड़ी है।
आप तो चाहते हैं कि झंझट हो देश में। अभी 15 दिन पहले तो आप सब लोग अमेरिका के साथ थे, और आज जितने चैनल है सब ईरान मैं के साथ। 140 करोड़ भारतीयों के साथ हूं, इनकी ऊर्जा जरूरतों पर आप किसी के साथ नहीं है सर, आप किसी के साथ नहीं है, आप हालात और वक्त के साथ हैं। अगर ईरान का पल्ला भारी तो आप ईरान के साथ, मोदी का पल्ला भारी आप मोदी के साथ, राहुल जी का पल्ला भारी आप राहुल जी के साथ, आसिम वकार का पल्ला भारी आप आसिम वकार के साथ। तो आप क्या चाहते हो? क्या भारत इस युद्ध में कूदे? आपकी ख्वाहिश क्या है? मेरी ख्वाहिश ये है कि भारत अच्छी रणनीति और कूटनीति का सबूत दे, और बिल्कुल ऐसी कूटनीति और रणनीति बनाए, विदेश नीति ऐसी होना चाहिए जैसे चीन और रूस की है। देखिए, आप ही की बात को मैं कोट कर रहा हूं, और ईरान के विदेश मंत्री का कल आया बयान। उन्होंने कहा कि भारत हमारा फ्रेंडली नेशन है। जिन 5 देशों को स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से गुजरने की अनुमति मिली है, ये कूटनीति ही तो रही होगी। तो शुक्रिया अदा कीजिए ईरान नाम का। रखा उन्होंने, नहीं, दिया सर, उन्होंने। ईरान का शुक्रिया अदा कीजिए कि आप दोस्त ट्रम्प के हैं। आप आज भी आपको दोस्त कहते हैं। नहीं, यही तो कूटनीति है सर। सर मैं आपसे कह तो रहा हूं, ये आप आपकी चाहते हो झगड़ा करना? आपकी कूटनीति नहीं है, ये ईरान की शराफत है सर। अब इसको शराफत कह लो सर, या कूटनीति, जो भी आप नाम देना नहीं, चाहो, मैं आपकी- पर सच्चाई से मुंह नहीं अगर मोड़ सकते आपकी हो। कूटनीति- भारत और ईरान दोस्त हैं, आपकी और ये बात ईरान के विदेश नहीं, मंत्री सर ने अगर आपकी कूटनीति Thank होती you, sir. तो भारत ईरान के नेता ये ना कहते कि भारत के लोगों की वजह से हम इनके जहाज जाने अरे दें। लोग कह लो या सरकार, बात तो एक ही नहीं, है। सरकार और लोगों में फर्क होता है लोग सर। ही तो सरकार चुनते हैं। नहीं, कैसे सर? क्या ये सरकार को नहीं, आप सर, अपनी सरकार नहीं मानते सर, हो? हम भारत के लोग हैं और आप भारत की सरकार हैं। आप काफी पीड़ा से भरे हुए मुझे लग रहे हो। बहुत ज्यादा। बहुत शुक्रिया आपका। आप देख नहीं पा रहे हैं। नहीं, मैं देख रहा हूं, तभी तो मैं उस पीड़ा को महसूस कर पा रहा हूं, और मुझे लगता है ये पीड़ा अंदर बहुत अधिक है आपके। जी। ये पता नहीं विनय राय को क्यों नहीं दिखती है। बहुत शुक्रिया आपका। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट नेशनल हेड इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, क्या स्थिति है? आज प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से बात की, क्या संदेश दिया है? कुछ बातें निकल पाई? दूसरा, एक और बड़ी अनयूजुअल चीज़ आज हुई कि आज भारत सरकार की जो एम्पावर्ड कमेटी है कैबिनेट की, उसने $2.8 बिलियन की रक्षा खरीद को तत्काल मंजूरी दी है। तो ये 2 अनयूजुअल चीज़ें हुई हैं। ऐसा लगता है कि ईरान का युद्ध कुछ विस्तृत ले सकता है, भारत को भी अंदेशा है। देखिए, सबसे पहले तो आज आसिम बकार ने बड़ा जज्बाती भाषण दिया, और ईरान पर हुए हमले और खामनेई के जाने का दुख और मातम आज भी इस देश में लोगों के दिलों में बैठा हुआ है। और वो दर्द इतना ज़्यादा है कि गैस आए, तेल आवे ना आए, लेकिन अमेरिका पर चढ़ाई कमज़ोर न पड़ने पावे। ये बात तो सब है। ईरान हमारा दोस्त है, अमेरिका हमारा दोस्त है, रसिया हमारा दोस्त है, चाइना हमारा दोस्त है। सब एक दूसरे के दोस्त है और दुश्मन भी हैं। लेकिन ये बात सही है कि कोई खुलकर किसी के लिए अमेरिका के सामने नहीं बोल रहा है। उसके बावजूद अमेरिका का कोई सपोर्ट या समर्थन भी भारत ने नहीं किया है, और उसके बावजूद हमारे तेल के टैंकर, गैस के जहाज सब रुके पड़े हैं। इजराइल ने ईरान ने आभार जताया है, लेकिन अपना कलम तो नहीं हिलाया। एक को जहाज डोलने नहीं दे रहा है नदी के इस पार उस पार। समस्या इसी बात की है। और जहाँ तक बात है देश में समस्या की, चुनौती की, क्राइसिस की, देखिए, अगर आज ट्रंप ने कहा है कि 10 दिन और हम ऊर्जा क्षेत्र पर हमले नहीं करेंगे, मियाद 10 दिन और बढ़ी है, तो ऐसा लगता है कि कुछ राहत बनेगी। 10-12 दिन और देखना चाहिए। और भारत इस पोजीशन में है। हमने तो कोरोना में देखा, जब लोग एक दूसरे को छू नहीं सकते थे, यहाँ पर छूने पर कोई रोक नहीं है। संसाधनों को सीमित उपयोग पर है। पेट्रोल, डीजल, गैस, इसका सीमित इस्तेमाल करिए। और जो लोग बाहर हैं, परदेश में हैं, वो गांव लौट आएं। गांव में वातावरण अच्छा है, खाने पीने के लिए गैस पर निर्भरता नहीं है, कंडा है, चूल्हा है, बाटी है, चोखा है, जो खाना पीना चाहें। बिजली की भी उतनी समस्या नहीं है।
लोग जीवन यापन कर सकते हैं। तो ये भारत की ताकत है, जो इसकी विविधता को लोग जिसकी सराहना करते हैं। आप तो ऑप्शन भी लेकिन दे रहे हैं वीरेंद्र जी की गांव चले हैं। देखिए, हर कठिन समय, ये तो गांव बुलाए। अब ये जिसके गांव नहीं होगा वो कहाँ जाएगा? वही बात है, ये उमाशंकर तो को यही बात समझा रहे थे। देखिए, हर कठिन समय कुछ सिखाने के लिए आता है, वो विकल्प भी लेकर आता है। वैकल्पिक ऊर्जा पर भी लोग जा रहे हैं। करीब 20% के लोग लगभग बिजली के सेक्टर पे गए हैं, चाहे ईवी की गाड़ियां हो, चाहे इंडक्शन चूल्हे हो। शहरों में तो खास तौर से ये जीवन में बदलाव आ रहा है। लेकिन वो जीवन भी क्या जिसमें कोई जंजाल ना हो। मनुष्य का जीवन चुनौतियों से भरा हुआ है। तेल और गैस नहीं रहेगा तब भी ये देश जिएगा और आगे बढ़ेगा। ब्रजेश जी, हम लोगों ने वो दौर भी देखा जब लोग ट्यूबवेल में स्नान करते थे और गांव में बैठ के ताश खेलते थे, समय काट लेते थे। और आज भी लोगों के पास वो सब व्यवस्था है। गाड़ी जरूरी नहीं दौड़ाओ रात दिन, कुछ आवश्यक चीजों के लिए इतना भारत के पास व्यवस्था है कि महीना 2 महीना वो अस्पताल, पुलिस, प्रशासन इसका वो चला सकता है काम। अमेरिका ने जो संभावनाएं दिखाई हैं, युद्ध विराम की स्थिति दिखाई है, सरकार की कोशिश आज प्रधानमंत्री की यह थी कि जो दाम है इनको नियंत्रण में रखा जाए और लोगों को तेल और गैस की सप्लाई बहाल रखी जाए। इस पर आज मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री ने कहा है और कहा है कि लगातार निगरानी हो। अभी कुछ भी बदलाव होने वाला नहीं है। और स्पेन, पाकिस्तान, जर्मनी, भारत, इन सब का ईरान ने आभार जताया है। बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे देशों ये का। पाकिस्तान आजकल बड़ा सियाना बन रहा है जी, ये पाकिस्तान आजकल बड़ा सियाना बन रहा है। देखिए, पाकिस्तान को मौका मिला है अपना हक अदा करने का, लेकिन वकार साहब ने पाकिस्तान अमेरिका का खुलेआम साथ दे रहा है, उसके लिए उनके मन में कोई नाराजगी नहीं दिखी अभी तक। ईरान ने हमारे 4 जहाज अभी तक छोड़े हैं और भारत उन 4 जहाजों को पाकर भी खुश है, धन्यवाद दे रहा है, आभार है। लेकिन हम चाहते हैं कि सप्लाई तेज हो जाए। उम्मीद है कि 1 सप्ताह में खाड़ी से आवागमन खुल जाए और देश में अमन चैन बहाल हो। भारत को बेवजह का खलनायक न बनाया जाए। भारत में कोई ऐसा काम नहीं हो रहा है कि जो ईरान के खिलाफ हो या अमेरिका के खिलाफ हो। हम तो अपने रास्ते की मांग कर रहे हैं। अब रास्ता अगर किसी के पक्ष में खड़ा होकर माना जाएगा, आप न्यूट्रल नहीं रह सकते। तटस्थ लोगों का क्या कोई सम्मान नहीं है? भारत की इस मामले में तारीफ होनी चाहिए। लेकिन कहते हैं कि कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। चुनौतियों से पार तो होना ही है। जी ब्रजेश जी, इस देश में वो लोग भी रहे हैं, वो बोले कि पेट्रोल चाहे 500 रुपया लीटर हो जाए हम मोदी के राज में लेंगे, चाहे अभी तो। और सबसे ज्यादा लाइन वही लोग लगाए हुए हैं। अभी विनर आए हमें बता रहे थे, कुशीनगर और देवरिया में वही लोग लाइन लगाए हुए। और बड़ी आप आश्चर्य की बात करेंगे कि लोग कहते हैं कि भाई 50 लाख के प्लाट खरीदे रहन और 5 साल में 5 करोड़ का हो गया भैया। लेकिन अगर पेट्रोल 5 साल में 100 रुपया टिका है तो उस पर एतराज है उनको। इस क्राइसिस में भी भराई लो, लूट लो, तो 2 रुपया बढ़े घटे उससे कोई समस्या नहीं है। अरे आज तो एक बीरेन जी मैंने देखा है कुकर लेके गया था। कुकर, अनिला जी ने भी देखा होगा वो वीडियो। कुकर लेके गया था, कहा 3 लीटर इसमें भी भर दो। 3 लीटर देवरिया का वीडियो था, ये राय साहब के पड़ोसियों का जिला। 3 लीटर भरवा के लाया। भाई जिसके पास जो बर्तन होगा वो लेके जाएगा। इस देश में अभी नमक की क्राइसिस आ जाए, लोग नमक खरीदने लगेंगे। यहाँ गणेश जी दूध पीने लगे, दूध खत्म हो गया। ये तो अफवाहें हैं, लेकिन अभी
इसेंशियल कमोडिटीज को लेकर ज्यादा समस्या नहीं है। जी वीरेंद्र जी कंक्लूड करें। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा जी। कि भारत चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है और हम तटस्थ रहकर इस युद्ध को देख रहे हैं और इस युद्ध में जहां पर मानवीय आधार पर जरूरत होगी भारत खड़ा होगा, इसी उम्मीद की जा रही है। जी फिलहाल ये कुछ लाइनें हैं कि मेहनत की आग में जो तप जाता है वही असली सोना बनकर चमकता है, किस्मत भी उसी पर मेहरबान होती है जो हालात से कभी नहीं घबराता है, मुश्किलें चाहे कितनी भी सामने आए हौसले को से हर दरवाज़ा खुल जाए, और जो थककर बैठते नहीं रास्तों में वही एक दिन पहुंच पाए हैं मंजिल तक। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशन हम तक उपलब्ध कराने के लिए। बहन भाइयों, दूसरा चरण पर चर्चा का शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं अनिला सिंह जी को, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अनिला जी, मैं ये जानना चाहता हूं, देश इस बात का आश्वासन चाहता है, भरोसा चाहता है, लोगों के अंदर एक पैनिक है, एक घबराहट है कि ये किल्लत बड़ी है, सरकार सही बात नहीं बता रही। ब्रिजेश जी, फर्स्ट राउंड में क्योंकि मेरा ऑडियो काम हाँ, नहीं कर आपको रहा था, समय मिलेगा, आप इसलिए बोलिए। मुझे बोलने का मौका नहीं मिला था, थोड़ा सा समय दीजिए। जी बिल्कुल। जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी आपके नेशनल हेड वीरेंद्र जी का। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से पूरी परिस्थिति और स्थिति बताई और मैं कद्रदान हूं उनके स्टाइल की, हमेशा से जिस लेकिन अंदाज में हमेशा कद्रदान अपनी बात रहिएगा, को कई बार रखते वो बहुत डेंजरस हो जाते हैं। नहीं, कुछ भी हो, मैंने स्टाइल का बोला है। जी अगर वो भारतीय जनता पार्टी पे भी अगर आक्रमक होकर कुछ बोल रहे हैं, उनका एक अंदाज है, मैं उसकी जी प्रशंसा बिल्कुल मैडम जी जी। दूसरी बात यह है कि मैंने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सब लोगों को सुना। पैनल पे 5 वर्सेस 1, पर कोई बात नहीं, एक नारी सब पे भारी। मुझे बेहद आपत्ति हुई थी जब बिरयानी की राजनीति करने वाले रजाकारों की वंशज जो राजनीति कर रहे हैं, पार्टी बनाने वाले, उनके जो प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, उन्होंने कहा ब्रजेश जी युद्ध जो है वो मर्दों का काम है, और आपने भी कुछ नहीं बोला। ठीक है, मैं यहाँ बैठी हूँ, एक महिला बैठी हुई हूँ, ओके, इन्होंने यहाँ बैठकर ये बात कही कि युद्ध जो है मर्दों का काम है। क्यों साहब, दिखाई नहीं देता वकार साहब? बुद्धि क्या घर पे छोड़कर आए हो? हमारे देश में ही फौज के तीनों वर्टिकल्स में आज हमारी बेटियां, हमारी बहनें जो हैं वो अपने सारी, जिसको बोलते हैं ना कोई भी युद्ध हो, सारी टैक्टिक्स आती हैं। आपको नहीं दिखाई देता तो जाके आंखों का इलाज कराइए। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने और इधर वकार साहब ने, दोनों ने कहा अरे सीखना चाहिए, चाइना से सीखना चाहिए। मुझे नहीं मालूम ये लोग कभी चाइना गए हैं कि नहीं गए। पहली बात तो इनको यही बुद्धि नहीं है। मैं नहीं गया हूं, मोदी 18 बार गए हैं। अभी आ रहा हूँ, होल्ड ऑन, मैं बीच में नहीं मैं तो बोली, नहीं चुप गया। रहिए। आप थोड़ा तसल्ली कर चुप लें, रहिए। आराम से बात पर्सनल करें। कमेंट किया, पर्सनल हम सब समय दें, सबको मोदी तो समय 18 बार गए। सबको तो हम समय दें। जयशंकर सर भी झगड़ा- थे चाइना में। झगड़ा ना करें, हम मैं सबको समय दूंगा, सम्मान के साथ दूंगा। बोले मैडम। चाइना से हमारे भारत का ये कंपैरिजन कर, इनको ये बुद्धि नहीं है श्रीमान लोगों को कि चाइना जो है वहां डेमोक्रेसी नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, कम्युनिस्ट कंट्री है। वहां पर जाकर देखिए, क्या वहां पे लोग खुश हैं? उनका हैप्पीनेस का कोशेंट कभी देखा है आपने? जाइए चाइना एक बार, बोलना भूल जाएंगे कि भारत को चाइना होना चाहिए। जिस दिन भारत चाइना हो गया ना, आप लोग ये जो इतना उल्टा सीधा बोलते हैं चैनल्स पे आके, बोलना बंद हो जाएगा साहब। वहां अलाउ नहीं है। कुछ तो चाइना के बारे में जाना करें। जी कंक्लूड करें मैडम, 20 सेकंड और हैं आपके पास। पर्सनली जी, बोलेंगे, मैं बस पर्सनली बिल्कुल आपको बोलेंगे। दूंगा समय, आप अपने बारे में बोल लेना। ये ब्यूरोक्रेसी आप- नहीं है। आप बोलेंगे, आप देना बोलेंगे, पड़ेगा। आप शांत दूसरी रहें। बात यह है कि यहाँ पे जी। कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला, मुझे अच्छा लगा कि इन्होंने एडवाइस दी, पर झूठ बोला। इन्होंने एसपीआर रिजर्व के बारे में बोला। आज एसपीआर रिजर्व की वजह से ही हम सस्टेन कर रहे हैं। इनसे यह पूछना चाहिए 2012-13 में भारतवर्ष में एसपीआर रिजर्व था? नहीं था। ये वो राजनीतिक दल है जिसने ईरान के खिलाफ वोटिंग करी थी यूएसए के कहने पर। ये वो राजनीतिक दल है जब ये लोग सत्ता से बाहर गए, $1.5 बिलियन का कर्ज फ्यूल का हमारे ऊपर छोड़कर गए थे। ये बात बना रहे हैं। थैंक यू मैडम, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैं मेरी डॉक्टर बात आशुतोष नहीं वर्मा जी को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आशुतोष जी,
मैडम कह रही हैं, यानी बीजेपी कह रही है आप लोग को बुद्धि नहीं है। मैंने आशुतोष जी के लिए विजय नहीं जी कहा। धन्यवाद। अच्छा चलो इनके लिए नहीं, कह दिया बुद्धि सारी है, मसला तो यही था विपक्ष को कहा आपने। उन्होंने नहीं कहा ना कि भारत को चाइना होना चाहिए। ओके, ऑल राइट, बोलिए भाई आशुतोष जी। चाइना होना चाहिए, तो तब मैंने कहा चलो आपको तो इन्होंने बख्श दिया है, लेकिन ये बताइए इस क्राइसिस पर, हाँ बोले आप बोले। ब्रिजेश जी देखिए, दो चीज़ें हैं। मैंने बार बार बोला कि डिसीजन से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी डिनाइल पे रहती है, और आपके अभी राय साहब ने बड़ी अच्छी बात करी कि प्रिपेयर्डनेस नहीं है, जो सरकारों को चाहिए वो नहीं कर रही है, और इसलिए विपक्ष को बोलना पड़ता है। जो एलपीजी की बात करी विजय जी, इस समय हिंदुस्तान की एलपीजी की जो खपत है वो लगभग 33 मिलियन मीट्रिक टन है, जिसमें 20.8 मिलियन मीट्रिक टन वो आयात करती है और 12.2 मिलियन मीट्रिक टन घरेलू उत्पादन है। इन 12.2 मिलियन मीट्रिक टन में अगर आप पुरानी सरकारों को देखिए, और मैं 35 सालों का लेखा जोखा 3 सरकारों के बीच में दे सकता हूँ। एनडीए की सरकार 1998 से जब 2004 तक थी, तब भारत में खास सिर्फ 3.2 मिलियन मीट्रिक टन घरेलू एलपीजी बनती थी। यूपीए 2004 से लेकर 2014 तक इसकी बढ़त 7 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़कर 10.3 मिलियन मीट्रिक टन हो गई। उसके बाद महामानव की सरकार आई 2014 में। 2014 से 2018 तक फ्लैट रहा पूरा कर्व, मतलब 1% भी मिलियन मीट्रिक टन बढ़ी नहीं। सर 20 सेकंड और बचे हैं आपके पास सर। 2.2 मिलियन मीट्रिक टन बनी जी। इसका मतलब यह है कि भारत ने तैयारी कभी करी नहीं इस बारे में लेके, और जिसकी तैयारी हम लोग कहते हैं कि क्या इंसानों को नोटबंदी के लिए लाइन में लगाना पड़ने के लिए बहुत अच्छी बात होती है, कोरोना में ऑक्सीजन के लिए लगाने के लिए लाइन में खड़े हो गए, फिर एलपीजी के लिए खड़े हो गए, आज पेट्रोल डीजल के लिए रहे। थैंक यू सर। वीरेंद्र सिंह जी इतनी लाइनें बोलते हैं, कभी इन लाइनों पे भी बोल बहुत दीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर उमा शंकर पांडे जी। भाई, बीजेपी ऐसा मानती है कि कांग्रेस के पास बुद्धि नहीं है। अरे हमको तो बुद्धि विहीन कहा, आपको तो झूठा कह दिया उन्होंने। हमें कहाँ झूठा कहा? अरे कहा, आप कैसी बात किस कर बारे रहे मामले हैं? में? अब आप ना बताएं तो। नहीं, हम सुन नहीं पाए होंगे। अगर आपके चैनलों ने, आपके रिपोर्टर्स ने लंबी लंबी लाइन दिखाई, हाँ। और वो कह अरे रही वो है मैं लाइन शक्ल है ही पकड़ी है नहीं। उनकी आपको साथ। झूठा नहीं कहा। नहीं, मैंने तो दिखाया। मैंने भी शेयर किया। मैं उसको डिलीट करूं या तो जाके? क्यों डिलीट कर? आपके रिपोर्टर ने लंबी लंबी लाइन दिखाया। हाँ, वो सही है। ये दिखाया कि पेट्रोल नहीं है, बोर्ड लग गए। आपके रिपोर्टर संदीप खरे जी, 100% सही खबर नाम ले लिया मैंने, किया। वो कह रही है कि लाइन नहीं, आपको उनकी झूठा बात कह तो रही क्या हैं। मैं मानूं? मुझे तो वो तो कह रही है आपको बुद्धि विपक्ष नहीं है। की, वो हमारे विपक्ष में हमको कहें बुद्धिहीन चलेगा, आपको झूठा कह रही हैं। आप कुछ बोले ही नहीं। चलिए खैर, ये एसपीआर की बात कर लूं। ये पार्लियामेंट में और आरटीआई में है। आज इतना सब लोग चिढ़े क्यों हैं एक दूसरे से? मतलब आज इरिटेट हैं आप लोग एक आपको दूसरे झूठा से। कह रही, मैंने वो कहा। नहीं, मेरे लिए फिक्र ना करो। 9.5 दिन का एसपीआर है। ये पार्लियामेंट में भी आपके पेट्रोलियम मंत्री ने कहा, और ये आरटीआई में भी खुलासा हुआ। और आप कह रही है कब था? ये तीन जो रिजर्वायर हैं वो कांग्रेस ने ही बनाए 2005 में, मंगलौर में, पादुर में और विशाखापट्टनम में। 2021 की संसदीय कमेटी ने कहा कि इसको बढ़ाने की जरूरत है। 6.5 MMT, 5.33 MMT अभी है, बढ़ाने की बात थी। आपने बजट ही नहीं दिए, केवल 90 करोड़ बजट दिया। 1018 करोड़ का बजट डिमांडेड था, और कितना सैंक्शन किया? 90 करोड़। 6.5 MMT बढ़ाना था। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का स्टैंडर्ड है, अनिला जी सुन लीजिए, कि आप तभी उसके मेंबर हो सकते हैं जब आप 90 दिन का पेट्रोलियम रिजर्व रखोगे। आपने नहीं रखा, 9.5 दिन का। कैसी सरकार चला रहे ही की हो, और पैनिक विपक्ष ने नहीं क्रिएट किया है, मोदी जी ने क्रिएट किया। 23 दिन बाद पार्लियामेंट में आए और बोले ये कोरोना जैसा टीम बनाना। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। उन्होंने क्रिएट विनय राय जी, किया, और ये भी भारत समाचार में दिखाया था, हम नहीं कह रहे हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आज थोड़ा सा वक्त का अभाव है, और भी इरिटेट बिल्कुल ना हो, हम लोग आराम से बात करते हैं। भाई विनय राय जी, ये बताइए, अगर स्ट्रेटेजिक रिजर्व है भी और पीछे से सप्लाई लाइन आपकी बाधित है, वो भी बाधित नहीं, बुरी तरह बाधित है। मैं डिबेट में 3-4 बार बोल चुका हूँ, 5वीं बार इस बात को बोल रहा हूँ। सरकार अभी तक एविडेंस बेस्ड ये बात नहीं कर पाई कि साहब हमने गैस की एग्रीमेंट फला कंट्री से कर लिया है, या क्रूड ऑयल का एग्रीमेंट हमारा फला है, हम अपनी ज़रूरतों का 80-90% लाभ लेने में सक्षम है। सरकार अगर ये बात कह दे तो सारा पैनिक खत्म हो जाए। नहीं, जैसे जिस तरह से पार्लियामेंट में उन्होंने कहा कि पहले हम 27 देशों के साथ लेते थे, अब हम 41 देशों के साथ हम एग्रीमेंट कर रहे हैं। ब्लैक एंड व्हाइट में आप एक चीज बता दीजिए, कितना है, कितने की जरूरत है, कितना आ रहा है, तो सबसे बड़ी समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं एक दावे के साथ इस बात को कहता हूं, कम से कम 2 महीने
अभी आप एलपीजी के लिए तरसेंगे, एलपीजी की लाइनें ऐसे 2 महीने रहेंगी। पेट्रोल डीजल को लेकर के पैनिक है थोड़ा सा, 1-2-4 दिन में सही हो जाएगा, लेकिन एलपीजी इतनी आसानी से भी समस्या हल होने वाली नहीं है। और इसके लिए कम से कम सरकार को खुलकर के डाटा रख देना चाहिए। आम आदमी धीरे धीरे आपने कहा कुछ लोग इमर्सन चूल्हे पे जा रहे हैं, कुछ लोग सोलर लगवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रातों रात हर समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। तो कम से कम अगर सरकार अगर ब्लैक एंड व्हाइट में आज हमें बता आप दे ये चाहते हैं कि समस्या सरकार इतने और दिन चलने वाली है। ट्रांसपेरेंसी के साथ जनता के बीच आए? एकदम जरूरत है इस बात की, क्योंकि अगर हम आप सरकार पे भरोसा करते हैं, सरकार हम पर भरोसा करे और ये बात माने कि अगर सरकार हमसे कुछ सच्चाई के साथ बताएगी तो हम Thank उस पर you, अमल sir. करेंगे, अपनी हम भी तैयारी उसी तरीके से बहुत करेंगे। शुक्रिया सर। मैं आसिम वकार साहब को इस परिचर्चा में आमंत्रित करता हूं। वकार साहब, ये जो पैनिक सेल हो रहा है या पैनिक बाइंग हो रही है, खरीदारी हो रही है, ये वाकई में किल्लत के कारण है या लोग घबराहट की वजह से ले रहे हैं? दूसरी बात, क्या सरकार की बात पर लोगों को यकीन नहीं है? देखिए, सबसे पहली बात तो पर्सनली नाम लेकर बीजेपी प्रवक्ता ने हमको संबोधित किया और कहा कि बेवकूफ़ हैं, और फिर कहा कि चाइना गए ये कभी? रजाकार भी बोला। नहीं, कहा चाइना गए। मैडम, हमने बहुत से काम नहीं किए हैं। हमने इजराइल में नगाड़ा भी नहीं बजाया है, हमने एप्स्टीन से दोस्ती भी नहीं की, हमने हरदीप पुरी को एप्स्टीन के पास नहीं भेजा, बहुत से काम हम लोगों ने नहीं किए हैं। तो क्या चाहती हैं आप? वो सब भी करें, हम सब नहीं कर सकते। दूसरी बात, ये जो एहसान हो रहा है ना कि 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी एक्स्ट्रा वाली ख़त्म कर दी इन्होंने। अभी बीच में जब मोदी जी की सरकार बनी तो कुछ दिन ऐसे आए थे कि $23 और $23.5 प्रति बैरल में पेट्रोल क्रूड ऑयल आ गया था। उस वक्त तो सस्ता नहीं किया सर। क्यों, रूस से तो हम 40 में ले रहे हैं। मैं सर, आप जो कह रहा हूँ बात को हाँ, समझिए, उसी के आसपास मैं साबित कर दूंगा। $23, $23.5 प्रति बैरल क्रूड ऑयल हो गया था। उस वक्त तो सस्ता किया नहीं। तो आज अगर थोड़ा सा महंगा हो रहा है तो बढ़ाने की धमकी क्यों दे रहे हैं? ये बढ़ा तो कोई नहीं रहा। दूसरी बात, आज भी, पहले भी कभी पेट्रोल और डीजल महंगा नहीं था, आज भी नहीं है। जिस वक्त पेट्रोल और डीजल की कीमत 30 और 32 रुपए में बेचा जा सकता था देश में, टैक्स भी उसमें मिलता, उस वक्त भी आप 95, 96, 100 रुपए में बेच रहे थे। तो आप तो लूट रहे हैं सर, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। अच्छा, ये आपके ऊपर ये सर, कहेंगे कि बिरयानी की पार्टी है, रजाकारों की पहले पार्टी बात है। पूरी करने दीजिए। इस तरह का कमेंट भी तो इससे उठते हैं। देश का भला नहीं होगा सर, जिससे देश का भला होगा उसकी बात करने दीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आज भी आप इतना एहसान कर रहे हैं, देश को धोखा दे रहे हैं, सब फ्रॉड कर रहे हैं देश के साथ। मैं कह रहा हूं, आप पेट्रोल और डीजल से वैट क्यों नहीं हटा रहे हैं, जीएसटी में क्यों नहीं ला रहे हैं? आपको अभी तो मिल जाए पहले ना। क्यों? आपने कहा 1 नेशन 1 टैक्स, तो 1 नेशन 1 टैक्स में आज तो जरूरत है। आप एक्साइज ड्यूटी, इधर ही ड्यूटी क्यों कर रहे हैं? आप वैट हटा दीजिए, आप ले आइए जीएसटी। अभी ये तेल जो आज आप इतना एहसान कर रहे हैं ना, ये तड़तड़ाकर इसी कंडीशन में इतने ही महंगाई में, तो काबिलियत थी कि 4 जहाज निकाल लाए। 42 4 जहाज निकाल लाई तो काबिलियत थी। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो तो काबिलियत मोदी जी के दिल से पूछिए जाकर। बहुत शुक्रिया एक बार सर, 1 मिनट, समय समाप्त हो गया। मैं एक बात खाली कहना चाहता हूं। थैंक यू सर जी। एक बात कहना चाहता हूं कि यूएस पूरी दुनिया पे प्रतिबंध लगाता है, सैंक्शन लगाता है। ए, खड़े हो जाओ, ए, तुम रूस से तेल ना लेना, ईरान से मत लेना, कहता है ना। आज का दौर है, अगर ताकतवर प्रधानमंत्री बनना है तो अमेरिका पे प्रतिबंध लगाओ। ऑलराइट, मैं सोच अमेरिका रहा पे हूं। प्रतिबंध लगाओ। थैंक यू सर। अनिला जी को 20 सेकंड नहीं लगा सकते हैं, मैं पूछ रहा हूं। अब 1 सेकंड लगा सकते हैं, है बस 1 इतनी सेकंड। हिम्मत, हाँ, है इतनी हिम्मत। अब सुन लो सर। नहीं 1 मिनट, इतनी हिम्मत है इनके प्रधानमंत्री के? आप बोलने तो नहीं, वो ट्रम्प से कह सकते हैं। रुक तो जाएं सर, सुन तो लीजिए। आप रुक तो जाएं। नहीं, वो ट्रम्प से कह सकते हैं। 20 सेकंड, हाँ सर, कहेंगी, नहीं, अभी कहेंगी। सुनिए तो, क्या कहेंगे? सुन तो लीजिए। आपकी भाषा थोड़ी बोलेंगे। कह सकते हैं ट्रम्प से कि तुम्हारी औकात है, तुम मेरा कैरियर खत्म कर दोगे। अनिला जी बोलिए, गो अहेड। 20 सेकंड आपके पास, आप सुनिए सब्र से। हाँ, एक वो भूरिया आप सुनिए बैठकर सर। कह रहा प्रधानमंत्री तुम्हारा कैरियर सर, खत्म सुनिए, कर आप देंगे, सुनिए। तुम्हारा कैरियर सर, खत्म सुन कर तो देंगे, लीजिए। और यहाँ आप बैठकर ये सुन ट्रम्प तो की लो। सफाई दे रहे हैं लोग। आप सफाई तो ले लो उनकी। बोलिए मैडम, 20 सेकंड। हिम्मत नहीं है सर। आप सर अब सुन तो लो। हिम्मत नहीं है। अब आप डिस्टर्ब कर रहे हो, इसका मतलब आप जवाब से संतुष्ट नहीं हो। बोलिए मैडम, गो अहेड। देखिए, ऐसे मुसलमानों की पार्टी जो है उसके प्रवक्ता यहाँ पर बैठकर पाठ पढ़ा रहे हैं जियो पॉलिटिक्स का,
कि यूएसए के साथ कैसे डील करना चाहिए। वो जो अभी क्रिश्चियन मैंने आदमी है ना, मुसलमानों की पार्टी वो को खास तौर पे ट्रम्प भूरिया, इनकी उसने इनकी कहा है नाम ही प्रधानमंत्री को मुसलमान कि है। मैं मोदी इनकी की पार्टी पॉलिसी के नाम खत्म ही कर दूंगा। मुसलमान पूरी है। बात आ जाने दो। दूसरी बात ये क्या है, बोल रहे अभी हैं? इन्होंने आप बोला बोल ईरान सकते हैं, डर रही है, में ट्रम्प से सुन डर रही है, सुन तो लीजिए। अरे डर रही है ट्रम्प से। नहीं डर रही है, सुन तो लो। डर रही है ट्रम्प से। सुन तो लीजिए आप। अरे डर रही है ट्रम्प से। भारत के लिए इन्होंने कुछ नहीं बोला। इन्होंने ईरान के लिए कहा कि वो मेरी नाक है, वो मेरी शान है, वो मेरा स्वाभिमान है। ईरान के ऊपर हम मरते हैं, जीते हैं, सब कुछ बोल जो डाला। हमारे प्रधानमंत्री को कहे कि हम कैरियर खत्म कर देंगे, ऐसा ट्रम्प मुर्दाबाद। इन लोगों की असलियत है। डोनाल्ड ट्रम्प मुर्दाबाद। यहाँ पर आपके चैनल पर बैठकर उनकी मैं बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद आपका। भारत पंडित जी, आज समय का कुछ नहीं अभाव है। बोलेंगे और ईरान मैं का आप सब मान शान बताएंगे। अरे और यहाँ मैंने हमें बात पाठ भी पढ़ा देखी, रहे हैं कि हमें इसराइल के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, यूएसए के साथ कैसे बिहेव करना लेकिन चाहिए। ट्रम्प चाइना के खिलाफ का कहा उदाहरण देकर बोल रहे हैं कि बहुत हमें शुक्रिया। चाइना जैसा हाँ? होना 5 चाहिए। सेकंड। ये फिर दिखा ले रहा है कि लीजिएगा। आप लोगों को दे दिए धन्यवाद। पॉलिटिक्स की बहुत शुक्रिया, समझ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने सभी अतिथियों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सबने अपना अपना पक्ष आज प्रस्तुत किया। बहन भाइयों, छोटा सा ब्रेक के उस पार आपको प्रियव्रत दीक्षित मिलेंगे जो एक ऐसी शानदार खबर आपको दिखाएंगे, आपका मन खुश हो जाएगा। अगर आप यूथ हैं तो शर्तिया आपको बहुत खुशी होगी। 20 साल में रैपर यानी सिंगर, 25 साल में सेलिब्रिटी, 28 साल में सुपरस्टार, 29 साल की उम्र में काठमांडू का मेयर और 36 साल में नेपाल का शक्तिशाली बहुमत वाला प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह और उनकी कैबिनेट, आपको बेहद खुशी होगी। उसमें ज़्यादातर यंग लोग हैं और 7 महिलाएं हैं। नेपाल की ये नई कैबिनेट देखकर आपको लगेगा नेपाल ने नएपन को स्वीकार दिया है। एक छोटे से ब्रेक के बाद